अध्याय 61 असफल। आर्यन चारों ओर से लपटों से घिरा हुआ बैठा था और समय बीतता जा रहा था। ईसा ने जो काम उसे दिया था उसके लिए 1 घंटा बहुत ही कम समय था और यह बात हर कोई जानता था। इसलिए सबको आर्यन पर दया आ रही थी। आर्यन यह नहीं कर पाएगा, कोमल ने माथे पर शिकन के साथ सोचा जैसे ही उसने स्थिति को देखा। ये समझने के बाद कि आभा और अवधारणाएं कॉन्सेप्ट्स इस दुनिया के मूलभूत नियमों से बंधी हुई हैं, वह जानती थी कि केवल जीनियसों से भी बढ़कर जीनियस ही ऐसी चीज़ों को सही मायने में समझ सकते हैं। उन्हें भी इसमें कई साल लग जाते हैं। आर्यन के पास तो बस 1 घंटा ही था। बाकी युवा शिकारी भी आर्यन के प्रति सहानुभूति महसूस कर रहे थे। वे इस काम की कठिनाई को समझते थे और मानते थे कि ईसा जानबूझकर उसके लिए चीज़ें मुश्किल बना रहा था, उसे ऐसे काम दे रहा था जो एक आम इंसान के लिए असंभव होने चाहिए। रयान चिंता से भरे चेहरे के साथ खड़ा था, आर्यन को घेरे हुए लपटों को देख रहा था। उसके पैर की उंगलियां फर्श पर हल्की हल्की आवाज़ कर रही थीं, जैसे वह कुछ ऐसा होने का इंतजार कर रहा था जो वह देखना नहीं चाहता था। मास्टर यहाँ साफ तौर पर पक्षपात कर रहे हैं, उसने सोचा, सब कुछ रोकने की अपनी इच्छा को रोकते हुए। लेकिन उस समय वह जितना भी शक्तिहीन था, वह देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। मुझे लगता है कि यह उसकी किस्मत है जो भाग्यशाली नहीं है, उसने आह भरी। यह विचार भी मन में नहीं लाया कि आर्यन के पास उसे घेरे हुए लपटों से कुछ भी समझने का कोई मौका था। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, हर कोई बेचैनी से इंतजार कर रहा था। ईसा आर्यन को ध्यान करते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हो, हार मान जाओ बच्चे, उसने सोचा। उसकी मुस्कान शरारती थी। जैसे जैसे मिनट घटते गए, 1 घंटे की समय सीमा पूरी होने में बस कुछ ही मिनट बचे थे। तभी आर्यन ने अपनी आंखें खोलीं, जिसने सबका ध्यान खींचा। कैसा रहा? ईसा ने ताना मारा। आर्यन ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। मैं यह नहीं कर सकता। ये सच था, वह नहीं कर पाया। ये बस बहुत मुश्किल था। भले ही उसे लगा कि वह करीब आ रहा था, जितना वह इसे समझने की कोशिश करता उतना ही ये दूर होता जाता। यह ऐसा था मानो वह एक भागती हुई परछाई का पीछा कर रहा हो, कुछ जो लुभावना रूप से करीब था फिर भी पहुंच से बाहर था। आग का सार, वह मायावी कुछ लगभग महसूस होने वाला था, बस उसकी पकड़ से थोड़ा परे था। वह इसे महसूस कर सकता था, इसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता था और यहाँ तक कि इसकी सच्चाई के कुछ अंश भी देख सकता था। लेकिन जब भी वह इसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता, यह उससे दूर हो जाता, धुएं की तरह उसकी उंगलियों से फिसल जाता। यह ऐसा था मानो वह ज्ञान खुद जीवित था, अपनी निकटता से उसे चिढ़ा रहा था, फुसफुसा रहा था कि वह समझने के कगार पर है, बस अगर वह उस खाई को भर पाता। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह पुल पहुंच से बाहर ही रहा। उसने पहले भी एक बार ऐसा ही मायावी एहसास महसूस किया था, जब वह तलवार की आभा स्वॉर्ड ऑर्डर को समझ रहा था। उस समय हालांकि वह एक भयंकर लड़ाई के बीच में था, जहां उसका पूरा ध्यान अपने विरोधी पर लगा हुआ था। उस अराजकता के बावजूद उसने तलवार की महारत पर अपना ध्यान नहीं छोड़ा था। उसने अपना ध्यान लड़ाई और तलवार के सार के बीच बांटा था। तब जिसने फर्क डाला था वह थी उसकी बिना हिचकिचाहट की भावना। हारने का कोई डर नहीं था, कोई बेचैनी भरे क्या होगा अगर के विचार उसके मन में नहीं थे। वह बस लड़ता रहा, लगातार, सहज रूप से, और युद्ध की लय को खुद का मार्गदर्शन करने दिया। लड़ाई के प्रवाह के सामने आत्मसमर्पण करने पर आभा का एहसास स्वाभाविक रूप से उभरा, खुद को उसके वारों में सहजता से बुनता गया जब तक कि उसने आखिरकार तलवार की आभा को समझ नहीं लिया। लेकिन इस बार यह अलग था। आर्यन अपने मन को शांत नहीं कर सका, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की। जो कुछ दांव पर लगा था, उसका बोझ उसके ऊपर हावी था, उसके विचारों को अंतहीन क्या होगा अगर से ढक रहा था। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर यह गलत हो गया तो क्या होगा? ये संदेह उसे खाए जा रहे थे, जिससे ध्यान केंद्रित करना लगभग असंभव हो गया था। अपनी बहन को ढूंढने का पहला सुराग खोने का विचार उसे सबसे ज्यादा सता रहा था, उसकी हिम्मत को कुतर रहा था। वह जानता था कि अगर वह यहाँ असफल हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लड़ाई के विपरीत, जहां उसकी सहज प्रवृत्ति ने काम संभाला था, अब वह अपनी ही अनिश्चितता के खिलाफ लड़ रहा था। उसके पास जो थोड़ा समय था उसमें ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। और फिर भी एक और कारण था कि आर्यन ने जानबूझकर अपना पूरा समय या अपना पूरा ध्यान अग्नि आभा फायर ऑर्डर को समझने के लिए नहीं लगाया। तो फिर ये तुम्हारे लिए खत्म हो गया, घर जाओ, ईसा ने ताना मारा और उसके हाथ के एक ही झटके से आर्यन को घेरे हुए लपटें गायब हो गईं। आर्यन मुस्कुराया और हंसने लगा। तुम एक मूर्ख हो, जानते हो, उसने अचानक खुले तौर पर उसका मजाक उड़ाया, जिससे वहां मौजूद हर कोई चौंक गया। रयान और गंजे आदमी ने आर्यन को भौंचक्का होकर देखा। वे उसके लिए घबरा गए, उसमें मास्टर को मूर्ख कहने की हिम्मत थी। तुम्हारा क्या मतलब है बच्चे? ईसा ने पूछा। उसकी आभा आर्यन पर दबाव डाल रही थी। लेकिन अजीब तरह से आर्यन को ईसा से कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। वास्तव में उसे शायद ये पता भी नहीं चला होगा कि ईसा उस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा था। आर्यन हंसा।
मैं मानता हूं कि मैं इन लपटों से कुछ भी समझने में असफल रहा, लेकिन मैंने बहुत कुछ समझा। मुझे उससे कुछ मिला है और मैं भविष्य में उस पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं ताकि सच में कुछ समझ सकूं। लेकिन तुमने, दूसरी ओर, मुझे वापस भेजकर एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण फैसला लिया है। उसने दया से अपना सिर हिलाया। आर्यन की बातों पर ईसा का चेहरा बदसूरत हो गया। आर्यन ने जिस लहजे का इस्तेमाल किया था उससे ऐसा लग रहा था मानो अंत में आर्यन जीता था, न कि वह। बच्चे, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। बस चले जाओ और मुझे मजबूर मत करो, उसने अपने दांत पीसते हुए कहा। वह बच्चे के आत्मविश्वास और मजाकिया लहजे से बहुत क्रोधित था। मेरे बारे में क्या? तभी उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई। वह 20 साल की एक महिला थी। उसके काले बाल एक पोनीटेल में बंधे थे। उसने एक सफ़ेद टॉप और एक लंबी नीले रंग की स्कर्ट पहनी हुई थी। उसके चेहरे से एक ऐसा आकर्षण झलक रहा था जिससे किसी के लिए भी उससे नज़र हटाना मुश्किल था, लेकिन उससे निकलने वाली आभा इतनी खतरनाक थी कि कोई भी उसे बहुत देर तक देखना नहीं चाहेगा। मिस सोफिया, ईसा ने उसे देखकर हकलाया, तुरंत उसके सामने एक घुटने पर बैठ गया। रयान और गंजे आदमी ने भी उसके सामने घुटने टेके। हे, मैंने यहाँ काफ़ी ड्रामा देखा है। सोफिया ने नटखट तरीके से मुस्कुराया, लेकिन इससे ईसा डर से कांप उठा। वह हकलाते हुए कांपने लगा। मिस सोफिया को भीतरी क्षेत्र तक क्या लाया? उसके पीछे एक ज्वलनशील कुर्सी साकार हो गई क्योंकि सोफिया आराम से बैठ गई। उसकी नज़र ईसा पर इस तरह टिकी हुई थी जैसे वह किसी चींटी को देख रही हो। मुझे खबर मिली थी कि भर्ती परीक्षा के लिए एक जीनियस इस शाखा में आ रहा है, इसलिए मैं उसे देखने आई और मुझे कहना होगा, मैं प्रभावित हूँ। ईसा के माथे से पसीना बहने लगा, वह और भी कांपने लगा। वह मूर्ख होगा अगर वह ये नहीं समझता कि वह किस जीनियस का जिक्र कर रही थी। मिस, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं जानता था कि आप यहाँ हैं, इसलिए मैं बस उसकी वफादारी का परीक्षण कर रहा था, उसने आखिरी मिनट में खुद को समझाने के लिए जल्दी से कहा। मैं देखती हूँ, सोफिया ने कहा, उसकी आवाज़ ने हवा में ठंडक घोल दी। लेकिन यह अफसोस की बात है कि मुझे उस एक शब्द का भी मतलब समझ में नहीं आया जो तुमने अभी कहा। उसने अपनी आवाज़ को और भी ठंडा करते हुए जोड़ा, साथ ही, तुम्हें पक्षपात करने के लिए निकाल दिया जाता है। मैं जानती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं वापस जाऊंगी तो मैं इस शाखा की निगरानी के लिए किसी और को भेजूंगी। ईसा सदमे में बैठ गया। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड के 7 दशकों की सेवा के बाद उसे निकाल दिया गया था। सोफिया ने फिर अपनी नज़र आर्यन की ओर मोड़ी। क्या हम मुख्य शाखा के लिए निकलें? अध्याय 62, फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड। हाँ, आर्यन ने खाली भाव से जवाब दिया। महिला की हरकतों से वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था। वह आए और उसने ईसा को ऐसे निकाल दिया जैसे ये कुछ भी नहीं था। हाँ, तुम वाकई में बहुत प्यारे हो। सोफिया आर्यन के हैरान चेहरे को देखकर धीरे से हंसी। प्यारा? आर्यन ने बुदबुदाया, शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत अपना ध्यान उससे हटा लिया, अपनी घबराहट को छुपाने की उम्मीद करते हुए। उनका क्या होगा? आर्यन ने जल्दी से दूसरे युवा शिकारियों की ओर इशारा करते हुए पूछा। वह विषय बदलना और उसका ध्यान भटकाना चाहता था। सोफिया मीठी मुस्कान के साथ बोली, नए शाखा प्रमुख के आने पर उनका ध्यान रखा जाएगा। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा एक दिन। आर्यन ने उसे देखा और कंधे उचकाए। तो अगर आपको कुछ नहीं करना है तो हम निकल सकते हैं। सोफिया ने सिर हिलाया, फिर रयान और गंजे आदमी की ओर मुड़ी। जब तक नए प्रमुख को नियुक्त नहीं किया जाता, तुम दोनों शाखा का ध्यान रखोगे, उसने अधिकार भरे लहजे में आदेश दिया। उन्होंने एक साथ सिर हिलाया। जैसा आप कहें, मिस सोफिया। सोफिया फिर खड़ी हुई और आर्यन की ओर मुड़ी। चलो। आर्यन ने उसे आगे बढ़ते हुए देखा, फिर आखिरी बार युवा शिकारियों पर नजर डाली और जल्दी से उसके पीछे चलने लगा। युवा शिकारियों ने आर्यन को उस रहस्यमयी महिला के पीछे जाते हुए देखा और वह उनकी नज़रों से ओझल हो गया। कोमल ने आर्यन की गायब होती पीठ को देखा, उसके विचार अज्ञात थे। मुझे लगा था कि हम शाखा की इमारत छोड़ रहे हैं, लेकिन हम अंदर की ओर और गहराई में क्यों जा रहे हैं? आर्यन ने जोर से बुदबुदाया। सोफिया मुस्कुराई, आर्यन की ओर मुड़ी, लेकिन कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद वे एक बहुत ही सुरक्षित गोलाकार गुंबद के सामने पहुंचे। सैकड़ों लोगों को तलवारों और बंदूकों के साथ उस क्षेत्र की रखवाली करते हुए देखा जा सकता था। वे लगातार गुंबद के चारों ओर घूम रहे थे। इसके अंदर क्या है? आर्यन इस जगह के बारे में उत्सुक हो गया। फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड की शाखा में उसने जितनी भी जगहें देखी थीं, उनमें से केवल यही जगह सैकड़ों सैनिकों द्वारा इतनी सुरक्षित थी। ये डांस इतना उत्तेजक क्यों माना जाता है? जाने इसकी शुरुआत कैसे हुई? हर ब्यूटी। सोफिया को आते देखकर सभी सैनिक घुटनों पर बैठ गए और उसके लिए रास्ता बनाया। उसका पद इतना ऊंचा होना चाहिए कि उसे इतना सम्मान मिले, आर्यन ने सोचा जैसे ही वह उसके पीछे पीछे गुंबद के अंदर गया। गुंबद के अंदर केवल एक ही चीज थी, नीले रंग की ऊर्जा का एक अर्धगोलाकार, लगातार घूमता हुआ भंवर। क्या वह एक पोर्टल है? आर्यन ने सोफिया की ओर मुड़कर पूछा। सही।
अब उसके सामने खड़े हो जाओ, सोफिया ने उसे निर्देश देते हुए कहा। आर्यन ने सिर हिलाया और पोर्टल के सामने खड़ा हो गया। उसी पल एक रोबोटिक आवाज़ सुनाई दी। 4321 अज्ञात असफल। अधिभावी सी सोफिया एम्बर यू आर्यन मॉर्गन, सोफिया ने कहा। अधिभावीकरण पूरा हुआ। आर्यन मॉर्गन 4321 पुष्ट। इसके साथ ही आर्यन पोर्टल में गायब हो गया। सोफिया ने एक पल के लिए सोचा, फिर वह भी पोर्टल के पास खड़ी हो गई। सोफिया एम्बर 987 पुष्ट। इन रोबोटिक शब्दों के साथ वह भी आर्यन की तरह गायब हो गई। आर्यन ने अचानक खुद को एक कंक्रीट की जमीन पर खड़ा पाया, जो विशाल खुले मैदानों से घिरा हुआ था। साफ नीले आकाश में सूरज ऊंचा चमक रहा था, जो पूरे क्षेत्र में गहरी परछाइयां बना रहा था। उसके चारों ओर विभिन्न आयु के सैकड़ों शिकारी घूम रहे थे, हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था, जिससे एक व्यस्त फिर भी केंद्रित माहौल बन रहा था। उसके पीछे एक चमकता हुआ नीला पोर्टल खड़ा था, जो लगभग एक छोटी इमारत के आकार का था। हैरान हो, उसी पल सोफिया की आवाज़ पीछे से आई। आर्यन ने सिर हिलाकर उसे जवाब दिया। हाँ, सोफिया धीरे से हंसी, आगे की ओर देखते हुए। देखो, तुम्हारी प्यारी दोस्त आ गई है। आर्यन को उसके लहजे से अजीब लगा, लेकिन उसने अलीशा को उनकी ओर आते हुए देखा, जिसके पीछे अमाइना चुपचाप चल रही थी। आर्यन, तुम आ गए। अलीशा उसके सामने पहुंचकर मुस्कुराई। हाँ, मैं हमेशा से यहाँ आना चाहता था, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। आर्यन ने शांति से जवाब दिया। सोफिया ने उन दोनों को देखा और सिर हिलाया, फिर बोली, अलीशा, आर्यन को मेरे विभाग में ले जाओ। चलो चलते हैं। अलीशा आर्यन को एक निश्चित दिशा में ले गई, उनके पीछे अमाइना चल रही थी। सोफिया उनकी गायब होती पीठ को देखते हुए विचारों में खो गई। इसे लो। अलीशा ने रास्ते में आर्यन को एक छोटी किताब दी। यह क्या है? आर्यन ने उसे पकड़ते हुए पूछा। यह मुख्य शाखा के बारे में एक किताब है, अलीशा ने संक्षेप में समझाया। गिल्ड के सभी नए सदस्यों को इस क्षेत्र में घूमने में मदद करने के लिए ये किताबें मिलती हैं। हमारा फीनिक्स ऑर्डर एक छोटे शहर जैसा है और लोग अक्सर यहाँ खो जाते हैं। आर्यन ने सिर हिलाया और उसे रख लिया। जब अलीशा आर्यन को गिल्ड के बारे में कुछ और बुनियादी बातें समझा रही थी, वे एक विशाल प्रवेश द्वार के सामने पहुंचे। कई लोग प्रवेश द्वार से अंदर आते जाते देखे जा सकते थे। आर्यन ने एक विशाल बोर्ड देखा जिस पर आर्केन ऑर्डर सुनहरी लपटों में चमक रहा था। ये वह विभाग है जिसे बड़ी दीदी सोफिया संभालती हैं, अलीशा ने आर्यन की ओर देखते हुए बताया। अगर तुम लपटों को नियंत्रित करना और उसके बारे में और सीखना चाहते हो, तो ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा विभाग है। यहाँ पढ़ें। आर्यन ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं वाकई में लपटों को नियंत्रित करने और इस तरह की चीज़ों के बारे में और सीखना चाहता हूँ। तो चलो चलते हैं। अलीशा ने सिर हिलाया, आर्यन को आर्केन ऑर्डर विभाग के अंदर ले गई। वहाँ उसने आर्यन को विभाग के कई फायदों और विशेषताओं के बारे में बताया। फिर वे एक छोटी भीड़ के सामने पहुंचे। इस बच्चे को देखो, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। हाँ, ये निश्चित रूप से एक नया चेहरा है। साम्राज्य पर अपडेट के लिए बने रहें। लगता है मिस अलीशा इसे यहाँ लाई हैं। मिस अलीशा नौसिखिए रैंक के स्तर 6 के किसी के साथ कैसे घूम सकती हैं? भीड़ ने बुदबुदाया जैसे ही उन्होंने एक नया चेहरा देखा। वे अलीशा को एक गुमनाम बच्चे के साथ देखकर और भी हैरान थे। तभी भीड़ से एक बूढ़ी महिला निकली और आर्यन और अलीशा के पास आई। उसके लंबे सफ़ेद बाल करीने से पीछे बंधे थे और उसकी चिकनी त्वचा उसे एक युवा रूप दे रही थी। उसकी उम्र का एकमात्र संकेत वह लकड़ी की छड़ी थी जिस पर वह सहारा लेकर चलती थी। अलीशा, ये बच्चा कौन है? उसने सख्त लहजे में पूछा। दादी काजल, यह आर्यन मॉर्गन है, अलीशा ने सम्मानपूर्वक आर्यन का परिचय देते हुए कहा। वह बड़ी दीदी सोफिया की सिफारिश पर यहाँ आया है। उसकी दादी काजल ने आर्यन और अलीशा के बीच गहरे माथे पर शिकन के साथ देखा, जैसे कुछ समझ गई हो, फिर आर्यन की ओर मुड़ी। ये वह विभाग है जहाँ कोई लपटों को नियंत्रित करना सीखता है। मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास लपटें हैं या नहीं। आर्यन ने सिर हिलाया और अपने स्तर 10 के लौ निर्माण फ्लेम क्रिएशन कौशल को सक्रिय किया। उसकी दोनों हथेलियों में लपटें फूट पड़ीं, उनकी तीव्र गर्मी एक नर्म टिमटिमाती चमक डाल रही थी जो उसके चेहरे को रोशन कर रही थी। लगभग स्तर 7 का कौशल या 8 का। दादी काजल ने संतुष्टि में सिर हिलाया और आर्यन से कहा, तुम इस विभाग में प्रवेश करने के योग्य हो, लेकिन एक और परीक्षा बाकी है जिसके बाद तुम सच में आर्केन ऑर्डर में शामिल हो सकते हो। हालांकि उसके लिए तुम्हें कुछ मिनटों तक इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद दादी काजल ने उनके चारों ओर मौजूद भीड़ की ओर मुड़ी और जोर से पूछा, जो लोग युद्ध क्षेत्र में लगातार 5 बार हार चुके हैं, वे आगे आएं। उसके शब्दों को सुनकर भीड़ में कई शिकारी, जवान से लेकर बूढ़े तक, लगातार कांपने लगे। उन्होंने अपना सिर झुका लिया और उसकी ओर देखने से मना कर दिया। क्या हो रहा है? आर्यन ने अलीशा से फुसफुसाते हुए पूछा। वह अपने सामने के दृश्य के बारे में बहुत उत्सुक हो गया।
अलीशा ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, ध्यान से देखो, किसी दिन शायद तुम्हें भी इस स्थिति से गुजरना पड़ेगा। आर्यन घबराहट में पसीने से भीग गया। उसके शब्दों से वह समझ गया कि यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे यहाँ के ज्यादातर लोग करना चाहेंगे। तभी 11 लोग आगे आए और दादी काजल के सामने खड़े हो गए। वे डर से कांप रहे थे, उनके शरीर साफ तौर पर हिल रहे थे क्योंकि वे घबराए हुए नजरें एक दूसरे से बदल रहे थे। दादी काजल ने अपने सामने मौजूद सभी 11 लोगों को देखा। उसकी आंखें ठंडी और बिना पलक झपकाए थीं। एक अचानक हरकत के साथ उसकी छड़ी जमीन से टकराए। स्टैक स्टैक स्टैक। पल भर में उन सभी 11 लोगों को अत्यधिक दर्द हुआ। उनके हाथों पर लाल सूजे हुए निशान दिखाई दिए, जैसे कि छड़ी ने उन्हें मारा हो, भले ही उसने उनकी त्वचा को छुआ नहीं था। वे लड़खड़ाए, अपने हाथों को पकड़ते हुए उनके चेहरे दर्द से विकृत हो गए थे। अध्याय 63 युद्ध क्षेत्र बैटल रेल्म। नहीं, उन पर उनके शरीरों पर भी प्रहार हुआ। आर्यन ने माथे पर शिकन के साथ देखा, कुछ लोग जमीन पर गिर गए, उनके चेहरे से आंसू बह रहे थे। इसे लो। दादी काजल ने उनमें से हर एक को एक शीशी फेंकी। 11 लोगों ने दांत पीसे और शीशियों के अंदर जो कुछ भी था उसे पी लिया। अह, तरल पदार्थ को निगलते ही वे चीखने लगे। उन्हें क्या हो रहा है? आर्यन ने बेचैनी से अलीशा की ओर मुड़कर पूछा। बस देखो, अलीशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आर्यन ने सिर हिलाया और उन्हें ऐसा दर्द सहते हुए देखकर कठिनाई से निगला। कुछ देर बाद वे सब शांत हो गए और ऐसे खड़े हो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वास्तव में उनके चेहरे पर मुस्कान भी थी और वे साफ तौर पर उत्साहित लग रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके शरीर पर फैले सूजे हुए निशान बिना किसी निशान के गायब हो गए थे, जैसे कि कुछ देर पहले की यातना कभी हुई ही नहीं थी। क्या हुआ? आर्यन ने अलीशा की ओर मुड़कर पूछा। अलीशा मुस्कुराए और समझाया, चूंकि वे युद्ध क्षेत्र में लगातार 5 बार हार गए थे, इसलिए उन्हें सजा भुगतनी पड़ी। लेकिन उसके बाद दादी काजल ने उन्हें एम्बर एसेंस की एक शीशी दी, जिससे लपटों पर उनका नियंत्रण थोड़ा बढ़ गया होगा। आर्यन ने सिर हिलाया, उसका चेहरा विचार में गंभीर था। मुझे लगता है कि एम्बर एसेंस एक बहुत ही अस्थिर संसाधन है और इसे सामान्य रूप से पचाया नहीं जा सकता। इसलिए उन्हें मार खानी पड़ी, सही है ना? सही है। अलीशा ने सिर हिलाया और आर्यन को अजीब तरह से देखा, सोच रही थी कि क्या ये लड़का उतना बेवकूफ़ नहीं था जितना उसने सोचा था। अब बाकी सब जाओ, दादी काजल ने चिल्लाया। भीड़ ने राहत की सांस ली और इधर उधर बिखरने लगी। मेरे पीछे आओ, दादी काजल ने कहा जैसे ही वह एक खास दिशा में चली। आर्यन और अलीशा ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप उसके पीछे चलने लगे। कुछ मिनट चलने के बाद दादी काजल उन्हें एक विशाल हॉल में ले गई, जिस पर एक विशाल काला घन ब्लैक क्यूब हावी था। उसका विशाल आकार बहुत बड़ा था, इतना विशाल कि आर्यन संरचना के किसी भी छोर को नहीं देख सका, जैसे कि वह अंतहीन दूरी तक फैला हुआ था। उसकी सतह चिकनी और चमकदार थी, जो आसपास की रोशनी को अवशोषित कर रही थी और उसे एक अजीब दूसरी दुनिया जैसी उपस्थिति दे रही थी। बाकी का हॉल हलचल से भरा हुआ था, जो गिल्ड के सदस्यों से भरा हुआ था, जो काले घन के अंदर और बाहर जा रहे थे जैसे कि यह उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा हो। कुछ तेजी से, केंद्रित और दृढ़ता से चलते थे, जबकि अन्य अपने साथियों के साथ बातचीत करते हुए आराम से बाहर निकलते थे। लोगों का प्रवाह इतना स्वाभाविक लग रहा था कि घन की प्रभावशाली उपस्थिति उन लोगों के लिए अजीब तरह से परिचित महसूस होती थी जो इसके आदी थे। इस आकार का युद्ध घन। आर्यन ने सदमे में बुदबुदाया, उसकी आवाज़ मुश्किल से एक फुसफुसाहट से ज्यादा थी। संरचना का विशाल पैमाना उन सभी चीज़ों को बौना बना रहा था जो उसने पहले कभी देखी थीं। जनरलों के क्वार्टर में मौजूद एक की तुलना में यह एक चींटी की तुलना एक हाथी से करने जैसा था। एक इतना विशाल था कि उसके पूरे आकार को समझना असंभव लग रहा था, जो उसकी नज़र की रेखा से परे अंतहीन रूप से फैला हुआ था, जबकि दूसरा अब तुलना में नगण्य महसूस हो रहा था। उसी पल दादी काजल आर्यन की ओर मुड़ी और बोली, आर्यन, जाओ और युद्ध क्षेत्र में 3 मैच लड़ो। तुम आर्कन ऑर्डर का हिस्सा तभी बन सकते हो जब तुम तीनों मैच जीत जाओ। आर्यन चुपचाप सिर हिलाया, हालांकि बस इतना ही। जैसे शब्द उसके मुंह से निकलने ही वाले थे। कुछ देर पहले 11 लोगों के साथ जो हुआ था, उसकी याद उसके दिमाग में कौंध गई और उसने अपना मुंह बंद कर लिया। उसका दादी काजल के पास मौजूद उस छड़ी के पास जाने का कोई इरादा नहीं था, कभी नहीं। ठीक है, जाओ अंदर, दादी काजल ने कहा। आर्यन ने संक्षेप में उसे देखा और फिर काले घन की ओर बढ़ा। वह एक पल के लिए रुका, जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर आगे बढ़ा। जैसे ही वह उसमें से गुजरा, दीवार की सतह थोड़ी सी लहरदार हो गई और पलक झपकते ही वह अंदर गायब हो गया। आर्यन का जो स्वागत हुआ वह ऐसा था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। अंदर की जगह विशाल थी, सैकड़ों नहीं, शायद हजारों गुना बड़ी थी उस घन से जिसमें वह घुसा था। ऐसा लगा जैसे वह पूरी तरह से एक दूसरी दुनिया में कदम रख रहा हो। इस प्रतीत होने वाले असीमित क्षेत्र के दूर किनारों पर अनगिनत नीले रंग के चमकते हुए दरवाजे खड़े थे, जो क्षितिज में अंतहीन रूप से फैले हुए थे।
ये दरवाजे दुनिया के चारों ओर एक गोलाकार अवरोध बना रहे थे। उनकी व्यवस्था स्तरों में ऊपर की ओर जा रही थी, हर दरवाज़ा पिछले से एक कदम ऊपर था। उनके बगल में सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाती थीं, जो किसी भी व्यक्ति के लिए चढ़ने और आगे तलाश करने के लिए एक स्पष्ट रास्ता प्रदान करती थीं। पूरा क्षेत्र एक नर्म बैंगनी रंग की चमक के साथ चमक रहा था। उसका माहौल असली और सपने जैसा था, जैसे कि यह वास्तविकता की सीमाओं के बाहर मौजूद हो। इस दुनिया के विशाल आकार के बावजूद ये लोगों से भरा हुआ था। सीढ़ियों के चारों ओर समूह इकट्ठा हो गए थे, बातचीत में लगे हुए थे, जबकि अन्य छोटे समूहों में क्षेत्र के केंद्र की ओर उद्देश्यपूर्ण ढंग से बढ़ रहे थे। उनके ऊपर कई स्क्रीन हवा में लटक रही थीं, जो लड़ाइयों को जीवंत विस्तार में प्रदर्शित कर रही थीं। कई लोग स्थिर खड़े थे, उनकी नज़रें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं, जो उनके सामने हो रहे भयंकर संघर्षों से मंत्रमुग्ध थे। यह असली युद्ध क्षेत्र है। आर्यन चुपचाप चिल्लाया, उसकी आंखें चमक रही थीं क्योंकि वह आश्चर्य में चारों ओर देख रहा था। जनरलों के क्वार्टर में युद्ध घन का छोटा हॉल इस दुनिया की तुलना में एक मजाक था। उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि वह अनगिनत दरवाज़ों में से एक के सामने खड़ा था। उसका नाम आर्यन चमकते हुए नीले रंग के दरवाजे के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था। उसी पल उसके सामने एक स्क्रीन दिखाई दी। ये सिस्टम से नहीं है, आर्यन ने इसकी जांच करते हुए सोचा। आर्यन, लड़ाइयों की संख्या 0, जीत 0, साम्राज्य से और सामग्री का आनंद लें। आर्यन ने उसी पल कुछ बहुत ही परेशान करने वाला देखा और तुरंत स्पष्टीकरण के लिए अपनी सिस्टम स्टेटस खोली। आर्यन रैंक नौसिखियात स्तर 6 क्लास, डायमेंशनल कीपर शीर्षक लिमिट ब्रेकर, ऑरा ऑफ प्रिमोडियल शारीरिक शक्ति 7 आत्मा 7.2 ऊर्जा 11 कौशल क्लास कौशल 3 डायमेंशनल बॉडी डायमेंशन ऑफ टाइम डायमेंशन ऑफ स्पिरिट्स अर्जित कौशल मैजिक स्वॉर्ड बुलेट्स स्तर 1 इंटरमीडिएट स्वॉर्ड आर्ट्स स्तर 1 सुपर डैश स्तर 1 बहिराज स्ट्राइक स्तर 1 फ्लेम क्रिएशन स्तर 100 मोल्टन कोटिंग स्तर 1 ओमनी गार्ड स्तर 1 विंड फ्लोट स्तर 1 समझ स्वॉर्ड ऑरा स्तर 1 रक्तरेखा ब्लैक ड्रैगन कैओटिक रक्तरेखा ड्रैकोनिक सार 10 ड्रैगन स्केल्स 2। मेरा नाम आर्यन क्यों लिखा है, आर्यन वॉइडवॉकर क्यों नहीं? आर्यन ने अजीब विवरण को देखते हुए माथे पर शिकन डाली। सिस्टम ने पहले उसका पूरा नाम स्वीकार किया था, उसने उसे आर्यन वॉइडवॉकर कहकर अनगिनत बार बधाई दी थी। फिर भी उसने अपनी स्थिति स्क्रीन पर अपना पूरा नाम कभी नहीं देखा था। क्या इसके पीछे कोई कारण है, या ये सबके लिए समान है? जैसे ही उसने चमकते हुए टेक्स्ट को घूरा, एक बेचैनी की भावना अंदर घुस आई। यह विसंगति उसे परेशान कर रही थी, एक ऐसी खुजली की तरह जिसे वह खुजा नहीं सकता था। उसने बगल में युद्ध स्क्रीन को देखते हुए ही इसे अब देखा। एक पल सोचने के बाद उसने स्थिति स्क्रीन को हटा दिया और फिर से युद्ध स्क्रीन को देखा। आर्यन, लड़ाइयों की संख्या 0, जीत 0। तो यह उन लड़ाइयों की संख्या का रिकॉर्ड रखता है जो किसी ने लड़ी हैं और जीती हैं। आर्यन ने युद्ध स्क्रीन को घूरते हुए सोचा। छोटे भाई, क्या तुम युद्ध क्षेत्र में नए हो? किसी ने उससे पूछा, उसके पास आते हुए। आर्यन ने अपना सिर मोड़ा और एक पीले बालों वाले आदमी को देखा। हाँ, यह मेरा पहली बार है। तो मैं किसी से कैसे लड़ूं? पीले बालों वाले आदमी ने दयालुता से मुस्कुराया और आर्यन के पीछे इशारा किया। वह तुम्हारा घन है, अगर मैं गलत नहीं हूं। तुम जो भी लड़ाई लड़ना चाहते हो उसके लिए तुम्हें पहले किसी को चुनौती देनी या आमंत्रित करना होगा। फिर तुम लड़ाई के लिए दरवाजे से अंदर जाते हो। उसने धीरे से जोड़ा, लेकिन चूंकि यह तुम्हारी पहली लड़ाई है, तुम सीधे घन के अंदर जा सकते हो। युद्ध क्षेत्र ने पहले ही तुम्हारा पहला प्रतिद्वंद्वी चुन लिया है। आर्यन ने उसकी बातों पर विचार किया और समझा कि उसके जैसे पहली बार आने वालों के लिए एक प्रतिद्वंद्वी पहले से ही उसके स्तर के आसपास चुना जाएगा। जानकारी के लिए धन्यवाद, उसने धन्यवाद कहा और चमकते हुए नीले दरवाजे से अंदर चला गया। पीले बालों वाले आदमी ने आर्यन की पीठ को दरवाजे में गायब होते देखा, उसका भाव एक हल्की मुस्कान में बदल गया।